यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विथ एसिड। तो हम लोगों ने जैसे मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस किया था। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि उसमें जो मेटल्स थे वो कैसे किसके साथ रिएक्ट करते थे और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते थे। नॉन मेटल के जो रिएक्ट करते थे एसिड के साथ तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते थे। तो थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग इसमें से स्टडी करेंगे। तो एक्टिविटी 4.6 में बेटा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कोई इस तरह की रिएक्शन वगैरह नहीं पढ़ी हैं तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा कम क्लियर होगी, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि आप चीज़ों को ईज़िली बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो जैसा कि बेटा देखिएगा, इसमें कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स का पूरा एक टेबल दिया गया है जिसमें ए से लेके एफ तक के हैं पूरे। इसमें जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये बेटा मेटल है, आपको पता है। और जो चारकोल है, यानी कोल जो नहीं, कोयला पाउडर उसका है, चारकोल और सल्फ़र, ये दोनों बेटा नॉन मेटल है। तो जैसा आप पता चल गया जो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर, तो ये सारे के सारे बेटा मेटल हैं और उस मेटल की सारी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और चारकोल, सल्फ़र नॉन मेटल है। तो पूछा ये गया है कि अगर हम इनकी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जो इसका केमिकल फार्मूला है HCl, उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो जो भी रूम टेम्परेचर पे ये मतलब कैसा वार्म होगा, कि किस तरह का इसका नेचर होगा। तो देखो बेटा, डाइल्यूट का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था, जिसमें मोर एंड मोर वाटर ऐड कर दिया जाए, ठीक। तो यानी अगर HCl है कोई एसिड, उसमें मैक्सिमम वाटर को ऐड कर दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बना, अब उस सॉल्यूशन में अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे, यानी कि मैग्नीशियम आप उस सॉल्यूशन में डाल दो, तो आप देखोगे कि क्या फॉर्म्ड होगा, कोई नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उसका जो ग्लास बीकर जिसमें आपने वो केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, उसका टेम्परेचर वगैरह कुछ इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी बेटा मेटल होते हैं वो एसिड के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड करते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाती है। इसी तरह एल्युमिनियम की कराते हैं तो बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरह से बेटा आयरन की भी सेम ऐसे ही होगी, FeCl2, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। कॉपर की भी ऐसी हो जाएगी, कॉपर क्लोराइड, CuCl2 और हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगी। तो अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो कोई कंपाउंड बनेगा, क्लोराइड कंपाउंड बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हाई फ्लेमेबल गैस होती है, जिससे कि उसका टेम्परेचर ऑलरेडी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, हाईली कंबस्टिबल गैस होती है, ठीक है, जिस वजह से आपका जो भी बीकर होगा उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा टेम्परेचर। तो देखो, दोनों एसिड है बेटा, तो जाहिर सी बात है दोनों एसिड के साथ सेम रिएक्शन होगी। अगर HCl के साथ में वो रिएक्ट करके जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, वार्म हो रहा है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला है H2SO4, उसके साथ भी सेम ऐसी रिएक्शन होगी। बट जो आपके चारकोल, सल्फर हैं, इनके साथ में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये जो टेबल है बेटा, ये जो एक्टिविटी है, ये क्योंकि अब जाहिर सी बात है ऐसे बताने से सीखने में मज़ा नहीं आना जब तक आप लोग इसको खुद सीन करके एनालिसिस ना करो। तो लैब में इसका आपको जितने भी हैं ए से लेके एफ तक के जितने भी आपके मेटल नॉन मेटल हैं, सबकी रिएक्शन हम एसिड, दोनों टाइप के एसिड के साथ, ठीक है, HCl और H2SO4 के साथ करके आपको दिखा देंगे। ओके, तो फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं रिएक्शन विद बेस। तो एसिड की तो रिएक्शन हो गई है, अब हम लोग बेस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि एसिड में बोल रहे थे कि पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी तो भाई ये गैस तो आप देखती है नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है। तो याद रखिएगा, जब आप मैच स्टिक जलती हुई उसके सामने ले जाओगे, ठीक है, बीकर के साथ, तो जो गैस है वो अपर की तरफ जो है, एटमॉस्फेयर की तरफ, जब वो बीकर से रिलीज़ हो रही होगी, तो जैसे ही आप ले जाओगे मैच स्टिक को बंद करती हुई, तो पप ऐसा साउंड रिलीज़ होगा और वो अपने आप जो है बुझ जाएगी। तो इस तरह का साउंड रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो क्या बेस के साथ भी सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये रिएक्शन करनी है, ठीक है, और देखना है कि क्या इनके साथ भी ऐसा ही सेम प्रोसेस होता है। तो जैसे कि मैंने कहा था, जिसके नाम के बाद में हाइड्रोक्साइड लग जाए तो वो सारे के सारे बेस होते हैं।
जैसे कि मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो बिल्कुल बेटा जैसा मेटल के साथ होता है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, बेस के साथ भी सेम ऐसा ही हो सकता है कि किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर किसी बेस के साथ होती है तो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो सकती है। जैसा कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला होता है NaOH। उसके साथ अगर हम किसी भी मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ठीक है। अच्छा, तो एक इसमें रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर आयरन लिया है और वो आयरन जब आफ्टर रिएक्शन आयरन आयरन ना रह के अब वो कुछ और बन गया हो, जैसे आयरन ऑक्साइड बन गया, रस्ट बन गया या कुछ भी बन गया, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई दूसरी चीज़ में अपने आप कन्वर्ट हो गया हो। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें बहुत सारी रिएक्शन दी गई हैं और ये एक्टिविटी भी आपको लैब में करने वाली है, फिर भी हम आपको बता देंगे। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि इस एक्टिविटी में बोल क्या रहा है। एक्टिविटी 4.8, इस एक्टिविटी में बेटा क्या बोला गया है आपसे? हाँ, इस एक्टिविटी में आपसे ये बोला गया है कि ABCDE टोटल 5 बीकर रखे गए हैं और इन 5 बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन है। जैसे कि देखा जाए तो पहला बीकर जो A है उसमें है बेटा कॉपर, है ना, और दूसरे में हाँ एक सॉल्यूशन आ रहा है जिंक सल्फेट, दूसरे में है आयरन सल्फेट। तो इनको देखो हम लोग क्लियरली देखते हैं। बीकर ए, इसमें बेटा कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 आपने देखा होगा ब्लू कलर का, जो बच्चे लैब में गए उन्होंने देखा होगा ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन होता है, वो पाउडर होता है कॉपर सल्फेट का, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। प्लस उसमें अगर हम जिंक की रिएक्शन करा दें यानी जो जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं, अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स अगर हम लोग उसमें डाल दें तो क्या रिएक्शन होगी, उसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो ये ए में पूछा गया है। अच्छा, इसमें आंसर नहीं दिया है, हम आपको बताएंगे इसका क्या होगा। फिर उसके बाद बीकर बी है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया है और आयरन नील दी गई है। तो बोला गया है कि आप इसमें क्या फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि ऊपर वाले में जिंक डाला था, अब इसमें आयरन डाल दिया है। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट। अब नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन हो रही है, वो जो आपका कंपाउंड है वो है जिंक सल्फेट, उसकी रिएक्शन आपकी कॉपर के साथ की जा रही है, यानी जो भी कॉपर के कुछ जो है फिलिंग होगी उसके साथ रिएक्शन कराई जा रही है। आयरन सल्फेट की इसी के साथ कॉपर के साथ कराई जा रही है, जिंक सल्फेट की आयरन के साथ कराई जा रही है। तो बस आपको ये पूछा है आफ्टर रिएक्शन क्या फॉर्म्ड होगा। तो कुछ बेटा इसमें रिएक्टिविटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये कुछ हाई रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो रिएक्ट किस मेटल के साथ या किस नॉन मेटल के साथ कर सकते हैं, किस बेस के साथ या एसिड के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है तो वो किसी के साथ भी इजीली रिएक्ट कर पाएगा, लेकिन अगर वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना, तो वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा और यही उसको डिस्प्लेसमेंट की पावर देता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और जिंक के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो देखो बेटा कि जो कॉपर सल्फेट है ना, इसमें से जो सल्फेट है SO4 इसको डिस्प्लेस करना है, कॉपर में से SO4 को डिस्प्लेस करना है। तो अगर Zn जो जिंक है वो अगर कॉपर से हाईली रिएक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है वो कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसी तरह से पहली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी कि कॉपर सल्फेट में से जब जिंक की कराएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा आफ्टर रिएक्शन वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि जिंक हाई रिएक्टिव होता है कंपैरिजन टू कॉपर। तो नया जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ZnSO4 और कॉपर आपका अलग हो जाएगा Cu। ठीक, तो इस तरह से रिएक्शनें बेटा की जाती हैं। तो आयरन के साथ भी सेम ऐसा ही होगा, FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu रिलीज़। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड वाली C वाली रिएक्शन है वो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो जिंक होता है पहले ही बता चुके हैं वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर जो है वो जिंक के सल्फेट जो है उसको वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लो रिएक्टिव है कंपैरिजन टू जिंक। इस वजह से ये रिएक्शन फाउंड नहीं होगी। अब आयरन सल्फेट की अगर कॉपर के साथ कराते हैं तो सेम इसके साथ भी ऐसा ही होगा। कॉपर में इतनी ताकत नहीं है, वो लीस्ट रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में, इस वजह से वो आयरन से सल्फेट को अलग नहीं कर पाएगा, यानी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन भी नॉट फाउंड होगी।
और अगर जिंक और आयरन में कंपैरिजन करेंगे कि अगर Fe Zn के SO4 को अपने साथ ले उड़े यानी डिस्प्लेस कर दे तो उसके लिए उसको हाईली रिएक्टिव होना ज़रूरी है, लेकिन आयरन जो है वो जिंक से लो रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जिंक के सल्फेट को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन भी नॉट फाउंड होगी। तो इस तरह से बेटा आपकी टोटल जो 5 रिएक्शंस हैं इसमें से ऊपर की जो 2 रिएक्शंस हैं ये तो फाउंड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हाई रिएक्टिव हैं, बाकी की जो नीचे की 3 हैं ये फाउंड नहीं हो पाएगी क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन दी गई। तो देखिएगा जो पहले और दूसरे बीकर थे इसमें देखो सॉल्यूशन में चेंज हो गया है। ऊपर आप बीकर देखिएगा दोनों ब्लू थे और देखिएगा नीचे दोनों में चेंजमेंट हो गया है, यानी कि रिएक्शन हो चुकी है ना। और बाकी के ऊपर के 3 देखिए और नीचे के 3 देखिए सेम है, तो इससे पता चला कि रिएक्शन फाउंड हुई नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया क्यों फाउंड नहीं हुई है, क्योंकि जिसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो वो ऑलरेडी लीस्ट रिएक्टिव है और लीस्ट रिएक्टिव होने के बाद लीस्ट रिएक्टिव होने के वजह से ही वो जो है नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पा रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये बेटा आपकी रिएक्शन है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगी। देखो इसमें एक रिएक्शन दी गई है कॉपर सल्फेट के जिंक के साथ, तो देखिएगा नया आपका कंपाउंड फॉर्म्ड हुआ ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, क्योंकि Zn ने कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन था कॉपर से सल्फेट को देखो डिस्प्लेस कर दिया। Zn ने SO4 को अपने साथ ले लिया, डिस्प्लेस हो गया सल्फेट कॉपर से, वो Zn के साथ आ गया और कॉपर अलग हो गया। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें से और भी मैं बहुत सारी रिएक्शंस आपको बेटा बताऊँगा। तो फिलहाल अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, और नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब स्कूल ओपन होंगे तो हम आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। बाकी बेटा इसमें यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दिए गए हैं। अब इसमें मेटल्स और नॉन मेटल की यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे किए जाते हैं ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है, इसलिए रटने वाली कोई बात नहीं है। इसको ईजिली पढ़िएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिएगा। जैसे कि पहला दिया है, ठीक है, देखिएगा जैसे कि you should be able to guess why metals are used in making machineries, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water bottles, electrics. You are also familiar with uses। देखिए जितने भी सब एग्जांपल दिए हैं सब में मेटल्स या कोई नॉन मेटल्स का यूज़ किया जा रहा है। तो नॉन मेटल का देखिएगा दिया है, नॉन मेटल एसेंशियल फॉर अवर लाइफ विच इज़ ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी मैंने कहा था जितनी भी गैसेज हैं वो आपकी नॉन मेटल हैं। यानी ऑक्सीजन की बात करें तो देखिएगा, है ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने ही फर्टिलाइज़र्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं। आप क्लोरीन जो वाटर प्योरीफिकेशन में यूज़ करते हो वो नॉन मेटल है। ठीक है, और भी जो एंटीसेप्टिक हैं आपकी जो यूज़ होती हैं वो भी नॉन मेटल है। जो क्रैकर्स आपके डेवलप होते हैं वो भी आपके नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे बेटा एग्जांपल्स हैं, तो आप अपने मन से भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से बेटा आपका ये चैप्टर द एंड होता है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से बेटा, ठीक है, स्टडी करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ मुझसे आस्किंग कर सकते हैं। आपकी ये जो बेटा एक्सरसाइज में मतलब ये जो MCQs हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग द वर्ड हैं, इनको आप लोग फिल करके मुझे व्हाट्सअप पे सेंड करें। ओके, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आस्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।